गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई आप सभी की। बहुत बहुत नमस्कार। अवनी मिस वर्ल्ड कह रही है हेलो सर। जय भोलेनाथ। ज्योति विश्वकर्मा कह रही है गुड इवनिंग। मीनास कुमारी कह रही है हाय। वंदना कह रही है हेलो। साधना कह रही है गुड इवनिंग। सगुन गुड इवनिंग। भाई शुरू के 6-7 जो है महिला शक्ति के कमेंट हैं। फिर देवव्रत तिवारी जी आ गए बीच में। मुस्कान, प्रियांशी, अंजलि, वंदना, देवव्रत से प्रताप सिंह, समीर, आलोक कुमार, ऋतिक, जागृति, कृति, ऋत्विक, मनीष शर्मा जी, शिवांशी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी तक मेरी आज बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही होगी। कुछ हुआ था क्या सर? हाँ, कल आपके साथ क्लास नहीं हो पाई। कल भाई क्या हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा थी। हमने ऑफिस में क्या किया कि सोचा कि आज खाना खाने बाहर निकलते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती हो गई। कल बाहर खाना खाने निकले और इतना हीट वेव जो थी, लू टाइप की चल रही थी कल दिल्ली में। तो उसने कल मेरा ऐसा सर पकड़ लिया कि मैं कल आके ऑफिस से सोया, लेटा, घर वालों ने सरवर दबाया, चाय वाय पी, तब जाके 9-10 बजे जाके ठीक हुआ। तो कल जो था बड़ा खतरनाक सा सर दर्द पकड़ा। तो हमने तब से डिसाइड किया है कि अब पूरा जून गर्मी में बाहर नहीं निकलना। आप लोग भी ध्यान रखना, तबीयत खराब होगी तो बड़ा मामला कैड़ा पड़ जाएगा। नेहा सिंह, सत्यम राज, प्रिंस, अनामिका, मुस्कान, साधना, श्याम राज, अनामिका सैनी, सभी को नमस्ते। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको ये बताया था कि भाई मोमेंटम संवेग की हमने बात की थी कि किसी वस्तु के मोमेंटम संवेग का मतलब यह है कि द्रव्यमान गुणा वेग। तो किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल, उसे हम कहते हैं मोमेंटम संवेग। ठीक है। अच्छा, कल क्लास नहीं हुई थी, मैंने बता दिया है। तो कल मैंने एक्चुअली कह रहा क्लास बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही ऑफ का मैसेज डाला। मुझे लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने टैबलेट भी खाई आते ही, तो मुझे लगा कि शायद वेट करते हैं 7:30, 7:35, 40 तक ठीक लगे। और चीजें ठीक नहीं लगी तो फिर से मुझे बाद में बिल्कुल एंड मोमेंट पर ही मना करना पड़ा टीम को कि भाई क्लास ऑफ कर दो, नहीं तो हम पहले ही मैसेज डलवा देते। तो मैं वेट ही कर रहा था कि थोड़ा क्या पता आराम मिल जाए। तो क्लास ऑफ क्यों ही करानी है ना, अगर थोड़ा भी लगता 70% भी तो हम जरूर पढ़ते। ठीक है। अब देखो, तो बेटा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मोमेंटम संवेग, और मोमेंटम होता मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम का हमने जिक्र क्यों किया था? मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास में 2 पत्थर हो और एक को मैं फेंक के मारूं, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग 0 से 5 हो जाए, और एक की वेलोसिटी 0 से 20 हो जाए। एक की वेलोसिटी 0 से 5 और एक की हो जाए 0 से 20। तो हम केवल वेलोसिटी कितना बदली उस आधार पर नहीं बता सकते कि किस पे ज्यादा बल लगाया होगा। हो सकता है कि मैंने 0 से 5 वेलोसिटी इतने बड़े पत्थर की हो और 0 से 20 इतने से की हो। तो किसी वस्तु पे मैंने फोर्स कम लगाया, ज्यादा लगाया, उसके लिए मुझे उस वस्तु की वेलोसिटी में कितना चेंज किया वो तो पता ही होना चाहिए, पर साथ में उसका मास, उसका द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो मास और वेलोसिटी को मिला के एक टर्म बनी मोमेंटम। अब यहां से मुझे क्या फायदा होगा? अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 वस्तुएं मेरे पास में हैं, मैंने एक पर फोर्स लगाया, बल लगाया, तो उसका मोमेंटम, उसका संवेग कम बदला। एक का मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ, यानी जिसके मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ है यानी कि उसका फोर्स ज्यादा लगाया गया होगा, क्योंकि मोमेंटम में मास भी आ जाता है, वेलोसिटी भी आ जाती है। ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे तो न्यूटन का सेकंड लॉ लिखने के अब हम लायक हो चुके हैं। तो सेकंड लॉ न्यूटन का ये कहता है कि किसी वस्तु पर आपने जो बल लगाया है, जो नेट फोर्स लगाया है, नेट फोर्स समझ रहे हो? नेट फोर्स का मतलब है कि जो आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया है, असंतुलित बल। नेट का मतलब होता है, मान लो इधर बल लगाया 20 न्यूटन, इधर लगाया 5, तो नेट बचेगा 15। तो जो आपने किसी वस्तु पर नेट फोर्स लगाया है, जो असंतुलित बल लगाया है, वो फोर्स अगर आपने ज्यादा लगाया होगा तो वस्तु के मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा, संवेग में ज्यादा परिवर्तन आएगा, और बल कम लगा होगा तो मोमेंटम में चेंज कम आएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे से कहता है, यहां पर लिखेंगे द नेट external force, the net external force applied on a body, the net external force applied on a body is directly proportional to rate of change in
लीनियर मोमेंटम, हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बेटा किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगेगा वो किसके समानुपाती है? हम कहेंगे किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल समानुपाती है संवेग परिवर्तन की दर के। दर का मतलब है कि कितना तेजी के साथ संवेग बदल रहा है। तो किसी वस्तु का मोमेंटम, किसी वस्तु का संवेग अगर बहुत तेजी के साथ बदले, यानी कि आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बल लगाया है, तो फोर्स अगर ज्यादा लगा होगा तो वस्तु का मोमेंटम बहुत तेजी के साथ बदलेगा। फोर्स कम लगाया होगा तो मोमेंटम में चेंज, संवेग में परिवर्तन कम आएगा। तो हमने यहां पे क्या लिखा, दोबारा इस बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, ये किसके प्रोपोर्शनल है? संवेग परिवर्तन की दर के। बेटा परिवर्तन के लिए लिखते हैं हम डेल्टा, संवेग मोमेंटम के लिए लिखते हैं हम पी। तो ये हो गया संवेग परिवर्तन। और दर का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि टाइम से डिवाइड करते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल जो है, कुल बाह्य बल नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल समानुपाती है? संवेग परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। अच्छा, अब जैसे बेटा हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो आप सबको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है। तो मैंने मान लिया पे इक्वल टू का निशान लगाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लिखा तो कांस्टेंट आएगा, उसमें लिख रहा हूं यहाँ पे के। और इस इक्वेशन में जो के की वैल्यू होती है 1, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल आप सीधा बोल सकते हैं होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर, क्योंकि यहां पर जो के की वैल्यू है वो क्या होती है? कांस्टेंट की वैल्यू 1। अब आपके सामने एक फॉर्मूला बना कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के संवेग परिवर्तन की दर के। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को आप बड़े ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देख के बताओ मुझे कि फोर्स जो है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है? एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा कि जो बाह्य बल का फॉर्मूला है वो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। तो फॉर्मूला देख के आपको क्या लग रहा है? फोर्स स्केलर में आएगा कि वेक्टर में, अदिश में कि सदिश में? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो मैंने कहा था अगर किसी फॉर्मूले में एक चीज ऊपर हो एक नीचे हो, उन्हें बड़े ध्यान से देखना। अब आपने एक चीज देखी है कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। मोमेंटम तो वेक्टर है, सदिश है, और टाइम आपको मैंने स्केलर अदिश राशि बता रखा है। अगर दो में से एक वेक्टर हो तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी क्या बनेगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है, तो जितने बच्चे वेक्टर को, फोर्स को वेक्टर लिख रहे हैं उनका एकदम सही है, सदिश राशि है। भाई याद करो, जब मैंने आपको पिछली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें बताया था ना कि मोमेंटम संवेग में है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास द्रव्यमान तो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। अगर दो में से एक वेक्टर तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर बनेगा। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी अगर किसी वस्तु पर इधर को फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, अगर आपने इसे प्लस लिया है ना तो ठीक इसके अपोजिट लगने वाला फोर्स नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपको पता है अगर एक वस्तु पर एक तरफ को फोर्स 20 न्यूटन लग रहा हो, एक तरफ को 5 लग रहा हो, तो नेट फोर्स 15 क्यों बचता है? नेट फोर्स 15 इसलिए बचता है, भाई मान लो कि F1 है F2 है, तो नेट फोर्स कितना होगा? F1 प्लस F2। लेकिन फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो ये वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने F1 की वैल्यू प्लस 20 न्यूटन ली है ना, तो F2 की वैल्यू माइनस 5 न्यूटन लेनी पड़ेगी, इसलिए 15 न्यूटन का नेट फोर्स बचा। तो अगर आप फोर्स जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनमें ध्यान रखना, अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना तो उसके ठीक विपरीत को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर किसी वस्तु पर इधर भी बल लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो अगर ये फोर्स आप पॉजिटिव मान रहे हो तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो 20 में से 5 गया, यानी कि कितना बचा? 15 न्यूटन ही बचा। तो हम यहाँ पे 20 में से 5 गया 15 क्यों बोल देते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लस है तो ये माइनस 5 न्यूटन होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। दूसरी चीज, अब मेरे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो आया संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर, यानी मोमेंटम में चेंज बटे टाइम में चेंज के बराबर। अब यहां पे एक चीज देखना, ये जो मोमेंटम है इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है।
और मैं यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दूं कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैंने जैसे p की वैल्यू पुट की, p की वैल्यू होती है m इंटू वी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वस्तु का मास द्रव्यमान ना बदल रहा हो, जैसे कि आप एक पत्थर लो, उस पर धागा बांध के सुबह से लेकर शाम तक ऐसे करते रहो, तो पत्थर हल्का भारी थोड़ा ना हो जाएगा। तो जिन जिन क्वेश्चन में, जिन जिन प्रॉब्लम में, जिन जिन सिचुएशन में वस्तु का मास कांस्टेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। लेकिन वस्तु अगर मास नहीं बदल रहा हो तो मैं इस m को बाहर निकाल सकता हूं। अगर मैं इस m को बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मैंने m बाहर क्यों निकाला है, इफ m इज कांस्टेंट, यदि द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, स्थिर हो। अब जैसे बेटा मैंने m को बाहर निकाला तो क्या बचा अंदर, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो कोई बच्चा बताएगा कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मैंने किसका फॉर्मूला लिखवा रखा आपको, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ हो रहा है। आप याद करो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ये आपको, ये वेग परिवर्तन, टाइम का मतलब होता है भाग करना यानी कि दर, ये वेग परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेग परिवर्तन की दर मैंने आपको लिखवाया था एक्सेलरेशन, यानी फोर्स का मेरे पास में एक फॉर्मूला ये भी है, तो F इजगल टू m ए। तो आपके पास में फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये संवेग परिवर्तन की दर और एक हो गया F इजगल टू m ए। तो दो फॉर्मूले बनेंगे। तो बिल्कुल सही लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा है एकदम बढ़िया, चितरंजन ने, सोनू ने, सनी कुमार ने, प्रगति, हिमांशु, सबका बढ़िया है। वरुण, एक बच्चे ने, किसी ने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लिखा था बेटा, वो गलत है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, विस्थापन बटे समय। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के साथ में, उसे मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन, त्वरण। तो F इजगल टू m ए बन गया। अब याद रखना जो F इजगल टू m ए आप बचपन से रट्टा मार के बैठे हो ना, F इजगल टू m ए, F इजगल टू m ए, F इजगल टू m ए। एक तो ये बात याद रखना कि इस F इजगल टू m ए में जो ये F है ना, ये कुल बाह्य बल है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ये कुल बाह्य बल। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु पर इधर लगाओ 20 न्यूटन का बल, इधर लगाओ 5, तो नेट कितना बचेगा, 15। तो ये जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, ये कुल बाह्य बल, यानी कि कुल असंतुलित बल, या अगर आप चाहो तो इसे यहां पर नेट फोर्स भी लिख सकते हो। ये नेट फोर्स है जो नेट बचेगा, कि इधर 50 इधर 12, तो कितना बचा 38, तो ये नेट फोर्स होता है ये। दूसरी चीज, ये F इजगल टू m ए, ये फॉर्मूला केवल आप तभी अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर वस्तु का मास कांस्टेंट हो। भाई अगर वस्तु का मास कांस्टेंट है, इस शर्त पे तो मैंने m को बाहर निकाला है, फिर क्या बचा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो F इजगल टू m ए में याद रखना है कि m जो है कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वस्तु का मास बदल रहा हो, जैसे मान लो कि एक गाड़ी हमारे पास में है जिसके अंदर रेत है, रेत, और गाड़ी चल रही हो, लगातार उसे रेत रिस रहा हो, रेत लगातार गिर रहा हो, तो रेत उसके अंदर 1 क्विंटल था, लगातार गिर के रेत का मास कम होता जा रहा है, तो वहां पे F इजगल टू m ए नहीं लगेगा। जैसे एक बच्चे ने बोला कि रॉकेट में काम नहीं करेगा, ये रॉकेट जब चल जा रहा है तो उसका फ्यूल, उसका ईंधन बंद हो रहा है, जल रहा है लगातार, तो आप डायरेक्ट F इजगल टू m ए नहीं लगा सकते वहां पे। तो F इजगल टू m ए केवल तभी काम करेगा अगर वस्तु का मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से भी देखें F इजगल टू m ए से, तो बेटा मास तो होता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, एक्सेलरेशन होता है वेक्टर। तो दो में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो भी क्या बनेगा, वेक्टर। तो चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से देखो तो भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इस वाले फॉर्मूले से देखो तो भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसे बिना वेक्टर के लिख रहा हूं सिंपली ऐसे F इजगल टू m ए, और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये F क्या, नेट फोर्स है। अब यहां पे एक बहुत काम की बात को ध्यान रखना, इससे बहुत घुमाता है बच्चों को। वो पहला क्या है बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि इफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो, अगर बेटा कभी पेपर में लिख दे आपसे कि एक वस्तु का एक्सीलरेशन 0 है, वस्तु एक्सीलरेट नहीं कर रही, आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज बटे समय में चेंज। यानी अगर किसी वस्तु की एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि उस वस्तु की वेलोसिटी में, उसके वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। भाई एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। अगर वेग में परिवर्तन हो ही ना, वेलोसिटी में चेंज ही ना हो, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर कभी पेपर में कह दे कि एक वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही, उसका त्वरण 0 है, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी वस्तु जितनी स्पीड से भाग रही थी लगातार उतनी स्पीड से भाग रही है और सेम डायरेक्शन में,
भाई एक्सेलरेशन का मैंने 3 मतलब बताए थे ना, कि स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन, डायरेक्शन का बदलना भी एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है, यानी ना वस्तु की स्पीड बढ़ रही, ना घट रही, ना उसकी डायरेक्शन बदल रही, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो पेपर में कहेगा अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वस्तु पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो आप याद रखना, अगर वस्तु का एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स उस पर 0 है। लेकिन पेपर में वो ऐसा नहीं लिखता, उसे पता है कि बच्चा पकड़ लेगा इस चीज को कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, तो नेट फोर्स 0, यानी कोई नेट फोर्स काम ही नहीं कर रहा उस पर, यानी अगर कोई फोर्स लग भी रहा होगा तो बैलेंस हो रहा होगा। वो पेपर में क्या लिखता है कि अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वस्तु का वेग नियत है, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा। बेटा एक्सेलरेशन बॉडी का 0 का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो नियत है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो पेपर में आपको यह शब्द लिखा मिलेगा कि एक वस्तु का वेग नियत है। तो वेग नियत का मतलब ये होता है कि अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा, 0। बात समझ में आ रही है। भाई मैंने क्या कहा, पेपर में आपसे तो सीधा ही कह दे कि एक वस्तु त्वरित गति में नहीं है, एक वस्तु एक्सिलरेट नहीं कर रही, तो एक्सिलरेशन 0, आप कहेंगे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। यानी नेट फोर्स 0 का मतलब यह है कि अगर इधर 20 न्यूटन का बल है तो इधर भी 20 ही होगा, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। ये ऐसे भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई बल काम ही ना कर रहा हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन, एक वस्तु का त्वरण 0 है, तो नेट फोर्स कितना, 0। ये इसी बात को कैसे लिखेगा कि एक वस्तु नियत वेग से चल रही है, ये एक वस्तु नियत वेग से गिर रही है। तो जब भी वेग नियत दिख जाए, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखकर भी वो ये कह दे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, तो वस्तु के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। अगर वस्तु के ऊपर फोर्स काम करेगा तो जब भी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स होगा तो वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगा ही करेगा, वस्तु की वेलोसिटी में चेंज करेगा ही करेगा। ये क्या, ये बात याद रहेगी आपको कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेग नियत हो, तो कुल बाह्य बल 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जब फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन पैदा करता ही करता है वो। तो मैंने क्या बोला, एक चीज तो यहां पे आपसे क्या बोल सकता है पेपर में कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो, यानी कि वस्तु का वेग नियत हो, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। कई बार वो उल्टा भी पूछता है, वो कहता है कि अगर वस्तु के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, यानी वस्तु के ऊपर नेट फोर्स 0 का मतलब यह है कि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब यह है, अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब है कि वस्तु का एक्सेलरेशन होगा 0। वस्तु का एक्सेलरेशन, वस्तु एक्सेलरेट करेगी नहीं, या तो ये बोल देगा एक्सेलरेशन 0, तो यानी कि नेट फोर्स कितना, 0। ये कह देगा कि वस्तु के ऊपर अगर नेट फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, यानी वस्तु एक्सेलरेट नहीं करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उल्टा सीधा कैसे भी करके पूछ सकता है वो। अरे बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने क्या बोला, F इजिकल टू एम में मुझे क्या बता रहा है कि अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो नेट फोर्स कितना, 0। ये आपसे उल्टा पूछ लेगा कि अगर नेट फोर्स 0 है तो वस्तु एक्सेलरेट करेगी क्या, नहीं करेगी। फोर्स क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, कान खोल के सुना करो, मुंह उठा के बताया करो क्लास में। मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल करना। तो किसी वस्तु को पुश करना, धक्का मारना, या अपनी तरफ को खींचना। तो पुश या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को से कहते हैं फोर्स लगाना, बल लगाना। और किसी वस्तु को ना तो आप पुश कर रहे हैं ना पुल कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि अगर मान लो आप इधर से खींच रहे हैं तो कोई वस्तु, व्यक्ति इधर से खींच रहा है, तो दोनों अगर बराबर ही फोर्स से खींचेंगे और इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो अगर वस्तु के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो वस्तु एक्सेलरेट नहीं करेगी, या एक्सेलरेशन 0 है तो यानी कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। अरे दोनों समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। मैं लास्ट बार बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि पेपर में कहा उसने एक वस्तु नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो जैसे आपने देखा कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया, यानी कि नेट फोर्स होगा 0। या उल्टा पूछ ले, वस्तु के ऊपर नेट फोर्स कुल बाह्य बल 0 है, तो यानी कि वस्तु का वेग कांस्टेंट रहेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई है। हाँ या ना करके बताओ मुझे, हाँ या ना। और ये अजीत धाकड़ ध्यान रखना आगे से, क्लास में, चलती हुई क्लास में उठा के नहीं आना कि जब मन करा क्लास में आगे, टाइम से आना है और सारी क्लास पीछे की देख के आना है। शिव प्रताप सिंह, मनीष शर्मा कह रहे हैं यस।
देवव्रत तैयारी करें, यस ठीक है। देखो अब इसी चीज को मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। शायद मिलेगा प्रैक्टिस सेट 10 में। गर्मी इतनी हो रही भाई, एसी फेल हो गई है। लाइट इतनी होती है ना क्लास में, लाइव क्लास में। एक क्वेश्चन ये करेंगे, वो क्वेश्चन को समझ के करना है, अभी रटना नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि पेपर में जब तक जाओगे तब थोड़ा ना ऐसे चीज रटी होंगी, तो पहले ध्यान से करेंगे इसे। इसने कहा कि 20 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख ऊंचाई से गिराया जाता है, यह नियत वेग से नीचे गिरता हुआ पाया जाता है। नियत वेग से, नियत यानी कि कांस्टेंट, यह नियत वेग से नीचे गिरता हुआ पाया जाता है। उस पर कार्य करने वाला कुल बल क्या होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट? उस पर कार्य करने वाला कुल बल क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझो। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, इसने क्या कहा कि 20 ग्राम का पंख है, वो एक नियत वेग से गिर रहा है। भाई पंख है तो हवा की वजह से मान लो कि हवा उसे रोक रही है नीचे आने में, तो लगातार एक ही वेग से गिर रहा है। तो जैसे पेपर में आप ये चीज देखो कि कोई वस्तु नियत वेग से गिर रही है, तो नियत वेग का मतलब ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जैसे मैं पेपर में कहीं भी बहुत 4-5-6 लाइन का क्वेश्चन भी हो, जैसे मैं पेपर में देखूं ये शब्द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि भैया अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है ना, वेग नियत है, तो वेग में परिवर्तन कितना है? 0। अगर वेग में परिवर्तन 0 है तो एक्सेलरेशन त्वरण भी कितना होगा? 0 होगा। यानी जैसे आप वेलोसिटी कांस्टेंट देखो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन होगा 0, तो F इक्वल टू होता है m में। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वस्तु पर नेट फोर्स है 0, तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो पेपर में बच्चों से गलती कराता है, वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है, और फाइनली अगर ये शब्द लिखा मिल जाए कि वस्तु नियत वेग से चल रही है, तो समझ जाना कि नेट फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अगर थोड़ा सा भी होगा तो नेट फोर्स तो वस्तु को एक्सेलरेट कराएगा ही, उसके वेग में परिवर्तन करेगा ही। नेट फोर्स 0 है तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, और वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो सब लगभग सब बच्चों ने इसका आंसर 0 लिखा, ये देखकर हमें बढ़िया लगा। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करो, कह रहा है कि इफ ए बॉडी इज नॉट एक्सिलरेटेड, यदि कोई पिंड त्वरित नहीं है, बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही है, तो उसमें लिख रहा है कि नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करता है। द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट 0, ये कह रहा है कि सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। ध्यान से पढ़ के आंसर देना, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। सोनू कहने सर ये क्वेश्चन CDS PYQ 2016 में दिया है। अच्छा ठीक है, बढ़िया, थैंक यू भाई बताने के लिए। इसने लिखा है कि यदि कोई पिंड त्वरित नहीं है, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे 50, फिर उसके आगे ABCD लिखेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने देखा कि एक वस्तु एक्सिलरेट नहीं कर रही है, तो वस्तु का एक्सेलरेशन 0 का मतलब यह है कि उस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब यह है कि जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे होंगे वो सारे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो नेट फोर्स 0 का मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है। बी इसका आंसर होगा। ए पे टिक मत लगा देना। जैसे यहां देख रहा हूं मैं अजीत धाकड़ जो उठा के चलाया ना अभी 8 बजे, राधे राधे गुरुजी, और उसके बाद में उल्टे सीधे आंसर दे रहा है क्लास में। ये वो बच्चे हैं जो क्लास टाइम से नहीं लेते और रोज नहीं आते। भाई पिंड एक्सिलरेट नहीं कर रहा है, एक्सिलरेट नहीं करने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा। हो सकता है कि वस्तु पे बल काम कर रहे हो, जैसे यहां बताना
एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, 50 न्यूटन का बल यहां लग रहा है, 50 न्यूटन का यहां, इस पर बल तो लग रहे हैं, लेकिन तब भी एक्सेलरेट नहीं करेगी क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, जितना बल उधर उतना उधर, ये बैलेंस हो गए। अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो मैंने कहा कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो का मतलब यह है कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा होगा, जितने बल लग रहे होंगे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो 20 का आंसर है। मैंने पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आपको बताए थे भाई। अनबैलेंस्ड का मतलब समझ रहे हो, अगर एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल इधर लगे और 20 का इधर लगे तो 50 में 20 तो बैलेंस हो गया, 30 अनबैलेंस्ड रह गया, तो 30 से वस्तु एक्सेलरेट कर जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास में बनेगा बी। एक बच्चा जो डी बता रहा था वो कितना गंदा आंसर दे रहा है, उसने कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई की जीवन में, ये कह रहा है कि एक पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो ये कह रहा है कि डी ऑप्शन। भाई अगर डी ऑप्शन अगर आप सही मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वस्तु पर एक ही बल काम कर रहा है, बेटा अगर वस्तु पर एक ही बल काम करेगा तो बल तो कभी बैलेंस होगा ही नहीं। एक ही बल लग रहा है तो वस्तु उस बल से एक्सेलरेट नहीं कर जाएगी क्या? ये तो सबसे गंदा आंसर है डी वाले का। कौन है धुरंधर? ये हमारी क्लास में दिवाकर यादव जी, ये धुरंधरों की कैटेगरी में आ गए हैं। ये बच्चा कह रहा है देबू ज्योति मौजूमदार, हेलो सर, माय एल्डर ब्रदर इज योर एक्स स्टूडेंट, ही सिलेक्टेड इन वेस्ट बंगाल एज डीएसपी। शायद मेरे पास शायद तुम्हारे भाई का नंबर भी होगा, नाम तो मैंने उसका नहीं रखा है, ये मजूमदार या शायद और कोई बच्चा है। एक बच्चा पहले भी ना वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि साइंस अच्छी खासी आती है मेंस के पेपर में ना, तो हमारे पास वेस्ट बंगाल के बहुत बच्चे पढ़ते हैं। उसका नाम तो ताल्लुकदार के नाम से मैंने लिखा हुआ है, वेस्ट बंगाल। हो सकता है कि आपके भाई के बैच का ही हो, या तो फिर वो वेस्ट बंगाल के बहुत बच्चे हमारे यहाँ पीसीएस में सिलेक्टेड। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं। ये क्वेश्चन करना, एक शरीर लिख दिया इसने, इससे शरीर की जगह पिंड कर दो, है ना। कह रहे कि एक पिंड पर असंतुलित बल कार्य करता है, असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड, तो क्या होगा? एक पिंड पर असंतुलित बल कार्य करता है पिंड। एक चीज बताओ, अगर किसी पिंड पर कोई असंतुलित बल अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा हो, यानी कि ऐसा फोर्स काम कर रहा हो जो किसी के द्वारा बैलेंस नहीं हो रहा, तो अगर किसी वस्तु पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा हो तो कह रहा है कि वस्तु रेस्ट पर रहनी चाहिए, एक ही वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, एक्सिलरेट करनी चाहिए, एक सर्कल में चलनी चाहिए। क्या आंसर होगा आपका? क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखेंगे। बहुत बड़े आंसर है। पूजा, समीर, अनामिका, सोनू, इस बार गेम समझ गए आप लोग। मनीष, सामी, एक ऋचा सिंह का गलत है अभी तक, और एक मोनिका का, बाकी सबका ठीक है। बेटा अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि ऐसा फोर्स जो बैलेंस नहीं हो रहा है, यानी कि नेट फोर्स कितना है वस्तु पे, कुछ नेट फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन मान लो। अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा, यानी कि कोई नेट फोर्स काम करेगा, तो वस्तु पर जब भी नेट फोर्स काम करेगा तो एक्सीलरेट कर देगा वस्तु को, तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। तो मस्ट बी एक्सीलेटेड। भाई मैंने क्या बताया, एफ इजगल टू एम में क्या बताता है, मैं एफ इजगल टू एम में बताता है कि अगर वस्तु पे नेट फोर्स है तो वस्तु एक्सीलरेट करेगी, या वस्तु अगर एक्सीलरेट कर रही है तो कोई ना कोई नेट फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। नेट फोर्स का मतलब है कि अनबैलेंस्ड, असंतुलित बल, तो सी आंसर आएगा। जो बच्चे बी कह रहे हैं इसका मतलब पीछे की बातें समझ में नहीं आई। भाई आप कह रहे हैं कि वस्तु एक ही वेलोसिटी से मूव करे, बेटा अगर वस्तु एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि उनका एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो के लिए तो नेट फोर्स होना ही नहीं चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अभी तो मैंने बताया कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो और उसमें लिख दे कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियत, तो वेग नियत का मतलब है कि उसका त्वरण जीरो, तो यानी कि कोई नेट फोर्स काम ही नहीं करेगा उस पर। तो जितने बच्चे बी लिख रहे हैं, आकाश कुमार और इससे पहले 2-3 बच्चे, वो तुरंत अपने कान पे बढ़िया से चिपकाएंगे ताकि आवाज दूर दूर तक जाए, है ना। और जो भी चलती हुई क्लास में बीच में आके आंसर दे रहे हैं, इनका तो गलत हो ही रहा है। समझ रहे हो हमारे कितने बुरे हालात हैं कि हम 9th क्लास में जो चीज हमें पहले से आनी चाहिए, उस चीज को समझाने के लिए मुझे अलग अलग एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं।
हमें ये नहीं पता, हमने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली कुछ बच्चों ने, तो कि अगर किसी वस्तु पर F इजकल टू एम ए का मतलब क्या है कि F इजकल टू एम ए में F होता है नेट फोर्स, कुल बाह्य बल, यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स। तो किसी वस्तु पर कुछ नेट फोर्स काम कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, तो वस्तु को एक्सिलरेट कराएगा, वो वस्तु की वेलोसिटी में चेंज करेगा। या अगर वस्तु को एक्सिलरेट कर रही है तो कोई ना कोई नेट फोर्स उस पर लग रहा होगा, यानी F है तो 100% A होगा, अगर A है तो 100% F होगा, लेकिन वो F क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स। आगे बात समझ में? तिवारी जी कह रहे हैं सर पापा मारते हैं तुरंत। कब मारते हैं तुरंत? तुम्हारा तो बेटा मुर्गा बनना चाहिए, तुम मार से अब तुम्हारा कुछ होगा नहीं। अब चमड़ी जो है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें दिक्कत क्या होती है, ये चमड़ी मोटी हो जाने होने लगती है ये। अब इस पे क्या होता है कि धमकाने का तो असर, हम बेशरम हो चुके हैं, डांट वाट का तो हमें फर्क पड़ना बंद हो चुका है। घर वाले 4 बातें सुनाएंगे, हम कान में क्या करेंगे, डांट लगा लेंगे, लीड लगा लेंगे और अपना खाना खुना खा के सो जाएंगे। तो घर वाले समझ गए डांट का तो फर्क पड़ नहीं रहा है। अब उन्होंने सुताई करनी शुरू कर दी है। अब जिन बच्चों को भरपूर सुताई मिल रही है तो वो ठीक चल रहे हैं, जिन्हें नहीं मिल रही है वो फिर अपना ऐसे ही है। 7:45 की क्लास पे आके 8:10 पे क्या हाल है गुरुजी, बढ़िया हो बेकार हो, बस उनका ही चल रहा है। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे F इजकल टू एम में से। मैं लिख नहीं रहा यहां पे भले ही, पर आपके दिमाग में रहना चाहिए कि F इजकल टू एम में ये F जो है वो नेट फोर्स है, कुल बाह्य बल यानी कि असंतुलित बल। लिखूं मैं नहीं लिखूं, F का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब यहां पे एक बात देखना कि जो मास है द्रव्यमान, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट यूज करूं किलोग्राम, एक्सिलरेशन की ऐसा यूनिट यूज मैं करूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का, एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन। तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक हम यूज करते हैं न्यूटन। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। असल में अगर आप बहुत और डीप में बातों को समझो, एक अलग बीमारी हो रहा है क्लास में, क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, क्या ये क्लास लाइव है? एक बच्चा इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। देखो, अगर आप बहुत ध्यान समझे, अगर आप फिजिक्स के बढ़िया स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहना चाहिए सर फोर्स जो है F इजकल टू एम में होता है, तो मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, त्वरण को नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो फोर्स का मात्रक तो होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में इसका मात्रक होता ही ये है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही यूज किया भी जाता था, लेकिन बाद में हमने कहा यार एक न्यूटन साहब ने हमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई, उन्हें कुछ इज्जत सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, आज के बाद हम फोर्स का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे न्यूटन। फोर्स का मात्रक करेंगे न्यूटन, और 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, वही हमने न्यूटन किसकी जगह लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये बेटा फोर्स की होगी हमारे पास एसआई यूनिट। अच्छा, आपने एक बात और सुनी होगी कि एक हम सीजीएस सिस्टम का यूज भी करते हैं, सीजीएस प्रणाली, नाम सुना है सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब मैं लंबाई को सेंटीमीटर में नापूं, मास द्रव्यमान को ग्राम में नापूं और टाइम को सेकंड में, ध्यान सुनना, सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि जब मैं लंबाई को सेंटीमीटर में यूज करूं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम की जगह ग्राम का यूज करूं और टाइम के लिए सेकंड यूज करूं, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सीजीएस प्रणाली में फोर्स का मात्रक क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि सीजीएस प्रणाली में बेटा फोर्स की जो यूनिट होती है डाइन, तो फोर्स का मात्रक होता है डाइन। और 1 डाइन किसके बराबर होता है, आप कहेंगे सर मास को तो हम नापते हैं यहां पे सीजीएस प्रणाली में ग्राम में नापेंगे, ग्राम, और एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूज नहीं करेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का करेंगे। तो 1 डाइन किसके बराबर हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहां पे इस बात को ध्यान रखना कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का मात्रक क्या है। ऐसा यूनिट तो सबको पता है न्यूटन है, तो यहां पे इंपोर्टेंट लिख के लिखेंगे इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है।
सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। ठीक है, एक बच्चा और आ गया, सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ भाई, एकदम रिकॉर्डेड क्लास है। अभी 2 घंटे पहले हमने रिकॉर्ड की थी और फिर हमने क्या किया, इसे क्लास में डाल दिया है ना। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। अब आपको ये पता चल गया कि फोर्स की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम में बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस प्रणाली में होता है डाइन। तो एक न्यूटन है इसका मात्रक एसआई यूनिट में और एक है सीजीएस यूनिट में डाइन। तो आपको बताना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? नीतीश कुमार भाई, समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा भाई ये। देखो बेटा, मैंने कहा कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अभी आपने हमें बताया था एफ इजकल टू एम में से कि एक न्यूटन जो होता है मास के लिए किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे न्यूटन को बदलना है डाइन में, और डाइन एफ इजकल टू एम में से एक डाइन किसके बराबर था? यहां पे एक डाइन आया था ग्राम सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। भाई एफ इजकल टू एम में से सीजीएस प्रणाली में आपको पता है कि मास को हम किस में नापते हैं? ग्राम में, तो मैंने ग्राम लिख दिया। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम मीटर की जगह सेंटीमीटर का यूज करते हैं, सेकंड सेम ही रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि मुझे एक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मुझे इसे डाइन में बदलना है तो डाइन में होते हैं ग्राम सेंटीमीटर। तो इसमें एक काम करते हैं, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दो, ये हो गया 1000 ग्राम। एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, नीचे आ गया सेकंड स्क्वायर, 3020, तो बन गया 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डाइन। यानी कि एक न्यूटन किसके बराबर हो गया? 1,00,000 डाइन के बराबर। तो एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर आ गया। तो जिन बच्चों का आंसर 1,00,000 था, 10 की पावर 5 उनका इंपोर्टेंट है, सीधे सीधे याद कर लेना कि एक न्यूटन में 1,00,000 डाइन होते हैं। वीमा डायमेंशन के लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, अलग से सबके डायमेंशन लिखवाएंगे वहां। सोनू भाई 10 की पावर 4 नहीं आएगा, 10 की पावर 5 आएगा। एक न्यूटन में होते हैं 1,00,000 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, लेकिन अब ये भी नहीं कि बिल्कुल रट्टू तोते ही बन जाओ, रट्टा ही मार लो, बिल्कुल घूंट पी जाओ, 1 न्यूटन 5,00,000 डाइन, 1 न्यूटन 5,00,000 डाइन। पेपर में गेम खेल सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है वो कि 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन है, तो एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? एक डाइन में न्यूटन पूछेगा तो 10 की पावर 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो एक डाइन में होते हैं 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन में डाइन 1,00,000 और डाइन में न्यूटन पूछेगा तो 10 की पावर -5। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को? ये बेटा सेकंड लॉ से बहुत सारी चीजें बनती हैं। सेकंड लॉ में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि फोर्स जो है किसी वस्तु पर जो बाह्य बल लगता है, कुल बाह्य बल नेट फोर्स लगता है, वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के बराबर है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। वहीं से हमने पढ़ लिया कि फोर्स एफ इजकल टू एम ए के बराबर होता है। लेकिन एफ इजकल टू एम ए बता क्या रहा है, पेपर में क्वेश्चन आएगा वहां से कि नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, अगर एक्सीलरेशन 0 तो यानी कि नेट फोर्स 0। यहीं से हमने क्या पढ़ा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की यूनिट एसआई में न्यूटन है, सीजीएस प्रणाली में डाइन है, एक न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर है। अब इसमें 2-3 पॉइंट हम और चेक करेंगे। देखो अभी मैंने कहा कि एक वस्तु पर जो नेट फोर्स काम करता है वो है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर। यहीं से हमने आगे एफ इजकल टू एम ए को भी प्रूफ किया था। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो, एक कह रहा डाइन का ऐसा यूनिट, अरे भाई डाइन तो खुद फोर्स की यूनिट है, यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि की होती है, तो डाइन तो खुद एक मात्रक है, तो मात्रक का ऐसा ही मात्रक कैसे आएगा? साहिल आलम कह रहे हैं जैसे ये वाली बात हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं। सर सेंटीमीटर की ऐसा यूनिट क्या होगी? अरे लंबाई की ऐसा यूनिट होती है, लंबाई की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और सीजीएस प्रणाली में होती है सेंटीमीटर। ऐसे फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सीजीएस में होती है डाइन।
और मैं यहां पर भारत के एजुकेशन सिस्टम जो है उसके धज्जियां उड़ते हुए देख रहा हूं कि हम लोग जो हैं सरकारी नौकरी की तैयारी के लेवल तक पहुंच गए हैं और पता नहीं हमने 9th क्लास कैसे पास कर ली, 10th कैसे पास कर ली। ये बड़ी विडंबना है देश की कि बच्चों को यह भी नहीं पता रहता कि मैं पूछना क्या है, वो सही से क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे हैं, है ना। बुरा मत मानना बात का, पर हकीकत यही है। एक एक और बच्चे क्या सर, एक वो 746 की वैल्यू होती है, वो क्या होता है? वो आगे आएगा जब हम पावर पढ़ाएंगे। हॉर्स पावर एक अशुशक्ति, तो पावर के हम लिए हम यूनिट यूज करते हैं वाट। तो एक हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। वो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में आएगा। ठीक है, देखो। अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा हो कि अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो, कुल बाह्य बल शून्य, नेट फोर्स जीरो, समझ रहे हो कि अगर इधर को फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है एक वस्तु पर, तो इधर भी 20 ही लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो गया। फिर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या होगा? आप कहेंगे सर अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो है, तो अभी आपने बताया कि वस्तु एक्सेलरेट ही नहीं करेगी, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। या मैं ये भी तो कह सकता हूं भाई मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर बेटा किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इस वस्तु की जो वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो यानी कि उसका मोमेंटम भी नहीं बदलेगा। भाई मास तो बदलता ही नहीं है, तो मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी अगर कभी ऐसा हो किसी वस्तु पर जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी रहे, उसे बिल्कुल छेड़े ना, नेट फोर्स जीरो, भाई कोई बल नहीं लगाएगा इस पर, अगर वो भाग रही है तो हम कह रहे हैं कि बाहर से कोई बल मत लगाओ, जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी छोड़ दो। तो किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो तो उस वस्तु का मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अगर आप ये चाह रहे हैं किसी वस्तु का मोमेंटम ना बदले, वो जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी से चलती रहे, अगर वो रुकी है तो रुकी रहे, तो मोमेंटम कांस्टेंट रखने की शर्त क्या है? पेपर में बहुत बार आता है कि संवेग संरक्षण की शर्त क्या है? वस्तु का मोमेंटम वही का वही बना रहे, तो उसकी शर्त है कि वस्तु पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसी बात को फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो होगा तो जीरो किसके बराबर आ गया? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी कितना हो गया? जीरो। डेल्टा पी का मतलब है मोमेंटम में चेंज कितना? जीरो। मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, चेंज कितना? जीरो, यानी कि मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी वस्तु का मोमेंटम कांस्टेंट रहे, अभी लिखाऊंगा मैं एक लाइन कि वस्तु का संवेग जैसा है वैसा का वैसा रहे, मोमेंटम जीरो था तो जीरो बना रहे, 500 था तो 500 ही बना रहे, तो शर्त क्या है? शर्त यह कि वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए, यानी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर किसी वस्तु पर नेट फोर्स जीरो हो तो यानी इसका मतलब क्या है कि उसके मोमेंटम में संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो महा इंपोर्टेंट लेकर लिखेंगे फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, हिंदी में लिखवा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन ए बॉडी शुड बी जीरो। हिंदी में लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए, यानी कि अगर आप ये चाह रहे हैं किसी वस्तु का मोमेंटम जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहे, तो उसकी शर्त यह है कि उसके ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हल्का सा घुमा के है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के आंसर देंगे, ठीक है। पहले हिंदी में थोड़ा ठीक कर देता हूं मैं इसकी लैंग्वेज। इंग्लिश वाले बच्चे तो पढ़ते रहो। लिखा है इसने कि रेखीय संवेग संरक्षण के, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत
बताता है कि किसी निकाय का रेखीय संवेग। तो पहले बेटा इसने क्या लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें बताता है कि किसी निकाय का रेखीय संवेग, पहले में लिखा कि कैन नॉट बी चेंज, बदला नहीं जा सकता है। एक कैन नॉट बी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता है। कैन बी चेंज ओनली इफ इंटरनल फोर्स एक्ट, तभी बदलेंगे जब आंतरिक बल लगेगा। कैन बी चेंज ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। तो क्या आंसर बनेगा इसका? 48 का सोनू तोमर जी का सही आंसर है। सोनू का भी ठीक है, सोनू तोमर दोनों का ठीक है। बार बार कमेंट मत करो, दोनों के दोनों तुम। भाई क्लास में सोनू के अलावा और कोई आंसर नहीं देगा इस क्वेश्चन का? उमेश रॉय का भी ठीक है एकदम। दीपक कुमार, अनामिका का ठीक है। समीर मिश्रा जी का भी ठीक है। प्रिंस का सही है, देवव्रत तिवारी का गलत है। अगर इनके पिताजी इनके बगल में बैठे हो तो कम से कम 4 इनके कान पे लगने चाहिए जोर जोर से। महेश का भी ठीक है। पूरी क्लास में अभी तक केवल देवव्रत तिवारी का गलत है, एक रुद्रा का, बाकी सबका ठीक है। देखो बेटा अभी हमने क्या बोला कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। यानी कि मोमेंटम तभी कांस्टेंट रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बलों का योग शून्य हो, तभी कांस्टेंट रहेगा। अगर बाह्य बल लग जाएगा तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट होगा? वस्तु रखी है, आपने धक्का मार दिया तो उसका मोमेंटम तो बदल जाएगा, रखी वस्तु के पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि मोमेंटम को हम केवल तभी बदल सकते हैं जब उसके ऊपर बाह्य बल लगेगा। अगर बाह्य बल ना लगे तो फिर मोमेंटम को हम बदल नहीं सकते। तो ये कह रहा है कि मोमेंटम को बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, फोर्स लगाओ, बाह्य बल लगाओ, बदल जाएगा। एक में कह रहा है कि नहीं बदल सकते, कैन नॉट बी चेंज, कह रहा है कि बदल नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं, कह रहा है कि कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, बाह्य बल मत लगाओ, कांस्टेंट रह जाएगा। इंटरनल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा गेम होता है एक्सटर्नल फोर्स का। भाई मैंने आपसे क्या बोला, इसने वो थोड़ा घुमा के पूछ लिया। मैंने आपसे कहा कि रेखीय संवेग संरक्षण लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि मोमेंटम कांस्टेंट तभी रहेगा जब वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होगा, यानी कि कोई बाह्य नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। अगर बाह्य बल लग गए तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो मोमेंटम को हम कब बदल सकते हैं? जब बाह्य बल काम करेंगे। अगर बाह्य बल काम नहीं करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट रह जाएगा। ये लिखवाया तो अभी झुका तू, यहां देखो दोबारा पढ़ो उसे। फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। अगर आपको रेखीय संवेग को संरक्षित रखना है, उतना ही बनाए रखना है, तो बाह्य बलों का योग शून्य यानी कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर बाह्य बल लग गया तो फिर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। अरे कछू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो पढ़ रो क्या है रो है क्लास में। अब आपका सम्मान इज्जत बचाने के लिए एक मौका और दिया जाएगा जिसमें आप अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। यार ये कौन से वाले में है? 22। एक मौका और मिलेगा अभी, समझ आ गया है? ठीक है। हम्म ये क्वेश्चन करना थोड़ा ध्यान से, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। कह रहा है कि आराम पर एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट गया। कह रहा है कि एक बम एट रेस्ट, एक बम बेटा रेस्ट में था, विराम अवस्था में था। तो कह रहा है अगर कोई बम रेस्ट पर हो यानी कि रखा हुआ हो और वो बहुत सारे टुकड़ों में फट जाए, तो कह रहा है कि टोटल मोमेंटम जो होगा, जितने भी टुकड़े बनेंगे उन सारे टुकड़ों का, मान लो ये बम 2 टुकड़ों में फट गया तो ये 2 टुकड़े बनेंगे, इनका टोटल जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है, ध्यान से करना है। एक और आया, कह रहा सर, कह रहा लाइव नहीं है क्या ये क्लास? सनी वर्मा, सनी नाम के 2-3 बच्चे आए क्लास में,
ये लाइव और उससे ही परेशान है। याद भी हो गया, दीपाशा कह रही है सोनू, सोनू तोमर, इनका सबसे फास्ट आंसर आ रहा है सोनू, सोनू तोमर का। देखो बेटा एक चीज बताओ, अगर ये बम रेस्ट पे था, रेस्ट का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी वो भी जीरो होगा। तो इसका मोमेंटम जीरो है, तो अगर इसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो इसके मोमेंटम तो हमेशा जीरो ही बना रहना चाहिए। तो अगर कोई बम रेस्ट पे रखा हुआ हो और अचानक उसके अंदर कुछ इंटरनल रिएक्शन हो और वो बम बहुत सारे टुकड़ों में फट भी जाए ना, तो जितने भी टुकड़ों में फटेगा उन सारे टुकड़ों के मोमेंटम का सम भी जीरो ही आएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, जब ये बम रखा हुआ था तब तो ठीक है भाई, बम रखा हुआ है, रेस्ट पर है, विराम अवस्था में है, तो इसका वेग जीरो है तो मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन जब ये बम फटेगा, मान लो दो हिस्सों में फट गया, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो ये बम फटेगा तो इस वाले हिस्से के पास कुछ तो मास होगा। मान लो पूरा 20 किलो का है, ये मान लो कि 8 किलो का है, तो 12 किलो का ये भी होगा, तो मास भी है। जब फटेगा तो इधर को भागेगा इधर को भागेगा, तो उनके पास वेलोसिटी भी होगी। तो फटने के बाद मोमेंटम का सम जीरो कैसे हो जाएगा। देखो बेटा अगर कोई बम रखा हुआ है, जब ये रेस्ट पर था तो इसका मोमेंटम जीरो था, अगर ये बम दो हिस्सों में फट गया ना, तो पता मोमेंटम दोनों हिस्सों का जोड़ेंगे तो जीरो पता क्यों आएगा। अगर ये बम दो हिस्सों में फटा तो 100% अगर एक टुकड़ा इधर गया तो दूसरा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और आपको पता है कि मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, तो जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव होगा उतना इसका नेगेटिव होगा, टोटल जीरो ही बनेगा। इसलिए आप कभी भी देखना जब भी बम फटता है ना, उसका इफेक्ट चारों तरफ को होता है, एक रेडियस में। पता है क्यों, ये बम रखा है, मान लो ये 100 टुकड़ों में फटा, तो कुछ टुकड़े इधर जाएंगे तो उनका कुछ मोमेंटम होगा, तो ठीक उतना ही मोमेंटम इधर भी होना चाहिए, कुछ टुकड़े इधर भी जाएंगे, और कुछ टुकड़े इधर गए तो कुछ इधर भी जाएंगे। यानी जब भी बम फटेगा उसका प्रभाव हमेशा एक रेडियस में क्यों होता है, क्योंकि मोमेंटम अगर शुरुआत में जीरो था पूरे बम का, तो फटने के बाद अगर उसके 1000 टुकड़े हुए हैं तो 1000 टुकड़ों के मोमेंटम का सम भी जीरो ही होना चाहिए। तो जितना मोमेंटम इधर पॉजिटिव होगा उतना इधर नेगेटिव, जितना इधर पॉजिटिव उतना उधर नेगेटिव। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पर बम रखा हुआ हो और बम कभी ऐसे फटे कि सारे टुकड़े एक ही तरफ भाग जाएं और ठीक जो इधर बंदा खड़ा हो गया भाई साहब मैं बच गया, भगवान ने ऐसी कृपा करी कि सारे के सारे टुकड़े उस तरफ भागे, आज मेरी तरफ नहीं आए, कभी ऐसा नहीं होगा। बम फटेगा इधर भी भाग जाएंगे टुकड़े, इधर भी जाएंगे, इधर भी इधर भी, इधर तो इसके अपोजिट भी, इधर तो इसके अपोजिट भी। तो बम का प्रभाव इसलिए एक रेडियस में होता है क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन रखना है कि जब बम रखा है तो मोमेंटम जीरो है, फटने के बाद इसके 1,00,000 टुकड़े हुए तो एक के 1,00,000 टुकड़े के मोमेंटम को हम जोड़ेंगे तो उनका सम भी जीरो ही आएगा। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है इसने कि डिपेंड ऑन द टोटल मास ऑफ द फ्रेगमेंट, नहीं, ये 8 किलो का है इधर, ये इधर जा रहा 12 किलो का, तो जो 8 किलो वाला होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और ये जो भारी होगा उसका वेलोसिटी कम होगी, ताकि जितना मोमेंटम इसका पॉजिटिव आए उतना इसका नेगेटिव आए। तो डिपेंड ना उसकी वेलोसिटी पे करेगा ना मास पे, जिसका मास कम होगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, मास ज्यादा वेलोसिटी कम, तो ओवरऑल जितना मोमेंटम इधर पॉजिटिव उतना ही उधर होगा नेगेटिव, जोड़ेंगे तो जीरो आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए। समझ गए। तो मैंने कहा कि अगर एक बम आपके पास में है 20 किलो का, उनमें से एक टुकड़ा इधर गया एक इधर गया, मान लो इधर गया 6 किलो का टुकड़ा, तो इधर जाएगा 14 किलो का, तो 14 किलो की वेलोसिटी कम होगी, 6 किलो वाले की ज्यादा होगी, तो मास इंटू वेलोसिटी इधर करेंगे जितनी इधर आएगी ठीक उतनी इधर आएगी, इसकी पॉजिटिव लिए तो इसकी नेगेटिव, सम आएगा जीरो। ठीक है। तो हमारे पास में मोमेंटम कंजर्वेशन को आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बम कितने भी टुकड़ों में फटे उसके मोमेंटम का सम क्या रहेगा, हमेशा मोमेंटम का जो सम रहेगा टुकड़ों का वो क्या रहेगा, जीरो। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बम प्रोजेक्टाइल मोशन के ड्यूरिंग फटे, तो बेटा तब उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। मान लो बम भागते हुए जा रहा है तो बम के पास कुछ मोमेंटम है, अगर वो फटेगा तो जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम वहां पे बाद में रहेगा। तो यहाँ पे क्या था, शुरू में जीरो था बाद में भी जीरो था, वहां पे जीरो रहेगा, नेट मोमेंटम जितना शुरू में था उतना ही बनेगा। ये हमारे पास में इसका ध्यान रखना, आंसर बनेगा इसका ये। अब बिल्कुल हम एंड में चल रहे हैं सेकंड लॉ के। देखो ये बेटा एसएससी टाइप के पेपर में ये क्वेश्चन जो मैं अगले वाला बता रहा हूं, ये असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के पेपर में भी आ गया था ऐसा क्वेश्चन, और सीपीओ के पेपर में भी आ गया था, इसे ध्यान समझना। मैंने कहा कि किसी वस्तु पर जो हम बल लगाएंगे वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, संवेग परिवर्तन की दर के। ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, अगर मैं किसी वस्तु पर बहुत लार्ज फोर्स लगाऊं, बहुत बड़ा बल,
और बहुत ही छोटे समय के लिए, यानी समय जो है बिल्कुल ना के बराबर का हो। जैसे आप मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं और सामने शोएब अख्तर बॉल डाल रहा है, अब सोचो कि जो बॉल भागते आएगी शोएब अख्तर की और आपके बल्ले पे जो टच करेगी, वो जो टचिंग होगी बल्ले और बॉल की, वो बहुत ही ना के बराबर समय के लिए होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। भाई कई बार जब बैट्समैन शॉट मारता है तो पॉइंट तक ही बॉल को जाने में बात नहीं कहते कि रिएक्शन टाइम कैच के लिए आधा सेकंड ही मिला, यानी बल्लेबाज से 15 मीटर दूर 20 मीटर दूर बॉल गई आधे सेकंड में ही, तो बल्ले बॉल की टचिंग तो बहुत ही कम सेकंड के लिए होती होगी, 0.0001 सेकंड के लिए। तो और किसी वस्तु में बहुत ही लार्ज फोर्स लगे और बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो यहां ध्यान समझना, इफ अगर आप किसी वस्तु में एक बहुत ही लार्ज फोर्स लगा रहे हैं, मतलब कई सौ न्यूटन का बल लगा रहे हैं या हजारों न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन जो बल लग रहा है बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए लग रहा है, नहीं टाइम जो है लगभग जीरो को अप्रोच कर रहा हो, 0.0001 सेकंड कुछ ऐसा हो, तो किसी वस्तु पर अगर बहुत ही लार्ज फोर्स लगा जाए बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो वस्तु के मोमेंटम में जो चेंज होगा उसे बेटा हम कहते हैं इंपल्स आवेग। तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे इंपल्स आवेग, और आवेग को लिखते हम आई से। तो पेपर में क्वेश्चन आया, एक वस्तु पर बहुत ही लार्ज बल लगाया गया शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, इस संवेग परिवर्तन को मैं क्या कह दूंगा, इंपल्स आवेग कह दूंगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज देखना, इधर एक ही चीज है मोमेंटम, इधर एक ही चीज है इंपल्स आवेग। अगर इधर की क्वांटिटी वेक्टर है तो इधर की वेक्टर ही होनी चाहिए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के बराबर तो होगी नहीं, सदिश अदिश के बराबर तो होगी नहीं, तो इंपल्स भी कैसे क्वांटिटी है, तो फोर्स इंटू टाइम, बल गुणा समय, तो फोर्स इंटू टाइम बल गुणा समय, तो बल और समय गुणनफल क्या कहलाता है हमारा, इंपल्स आवेग कहलाता है, इंपल्स आवेग कहलाएगा, इंपल्स आवेग। तो आवेग क्या होता है, बल गुणा समय। ठीक है, और यहां से अगर आप मैंने कहा कि इंपल्स जो है एक तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और एक इंपल्स की अगर आप यूनिट लिखेंगे मात्रा के लिखेंगे, इसकी ऐसा यूनिट, तो फोर्स के लिए न्यूटन, टाइम के लिए सेकंड, तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। इसे उतार लेना एक बार। तो बल गुणा समय को इंपल्स आवेग कहते हैं, याद रखना। हाँ तो गोपाल जी किसी भी वस्तु के लिए बात कर सकते हो इसमें आप। अब यहां से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अभी क्रिकेट की बात हुई है तो यहां देखना, हिंट के तौर पे मैं यहां पे इधर ही लिख देता हूं, आपने जब क्रिकेट मैच देखा होगा या खुद क्रिकेट आप खेलते होंगे, सर क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्लास रुक गई क्या भाई, क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। यहां देखो, ये अपना इंटरनेट चेक करे बच्चा। देखो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप क्रिकेट मैच खेलते होंगे या देखते होंगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब कोई फील्डर कोई कैच पकड़ता है ना, तो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई फील्डर कैच करते समय अपने हाथों को पीछे लेके क्यों चलता है। कोई फील्डर कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ को क्यों खींचता है, आपको बताना है। खुद भी करते होंगे ना आप ऐसे, कि मान लो कि एक शॉट आया बहुत ही फास्ट, तो अगर आप कैच करते समय अपने हाथ को पीछे लेके जाते होंगे, ऐसा क्यों करते हैं। देखो तो बेटा उसकी देखो वजह यह है, आप खुद सोचो, मान लो कि ये बॉल भागते हुए आ रही है, सेम बॉल को मैं यहां पे बना रहा हूं, ये सेम बॉल है। एक केस क्या किया आपने कि एक बच्चे ने जैसे बॉल भागते हुए आई पूरी स्पीड से शॉट मारा, मान लो कि खींच के शॉट लगा, बॉल आई, उसने ऐसे कैच पकड़ लिया। एक ने क्या किया कि कैच ऐसे पकड़ा। देखो दोनों में फर्क क्या होगा भाई, ये जब बॉल भागते हुए आएगी तो मुझे एक चीज बताओ, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इस बॉल के पास कुछ तो मास होगा, कुछ ग्राम की बॉल होगी। जब भागते आएगी तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी, यानी जो बॉल भागते आएगी उसके पास होगा मोमेंटम, यानी जब बॉल भागते हुए आती है उसके पास संवेग होता है, मोमेंटम होता है। और कैच करने का मतलब क्या है,
भाई बॉल को कैच करने का मतलब क्या होता है कि बॉल को रोक देना। तो बॉल को रोकने का मतलब है कि आपने उसकी वेग वेलोसिटी जीरो कर दी, मोमेंटम कर दिया जीरो। यानी जब बॉल को आप कैच कर रहे हो तो यहां पर भी उसका मोमेंटम आप क्या कर रहे हैं, जीरो, यहां पर भी जीरो कर रहे हैं, दोनों केस में आप जीरो कर रहे हैं। यानी कि मोमेंटम में चेंज तो चाहे आप कैच ऐसे पकड़ो चाहे कैच आप ऐसे पकड़ो, दोनों केस में आप सेम ही काम कर रहे हैं कि जो बॉल भागते आ रही थी उसे रोकना, बॉल भागते आ रही है उसके मोमेंटम को जीरो करना। यानी मोमेंटम में चेंज दोनों केस में सेम ही किया जा रहा है। लेकिन एक केस में आपने कैच को ऐसे पकड़ा और एक में पकड़ा ऐसे, तो दूसरे केस में जब आप अपने हाथ को पीछे खींच के लेके जाते हो, एक्चुअल में आप टाइम बढ़ा रहे हो। यानी वही मोमेंटम में चेंज, पहले भी आपने क्या किया, मान लो पहले मोमेंटम 50 से जीरो कर दिया, यहां भी 50 से जीरो किया, तो मोमेंटम में चेंज तो सेम है, लेकिन दूसरे केस में आप टाइम बढ़ा रहे हो हाथ पीछे ले जाके। तो टाइम बढ़ेगा तो आपके हाथ पे फोर्स कम लगेगा, यानी कि आपको चोट कम लगेगी। तो कोई भी फील्डर कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच के से लेके जाता है ताकि वो टाइम को इंक्रीज कर सके। तो काम तो दोनों जगह सेम ही कर रहा है, ऐसे कैच पकड़ो चाहे ऐसे कैच पकड़ो, दोनों जगह आती बॉल को रोकना है। यहां भी बॉल रोकी, यहां भी रोकी, लेकिन दूसरे केस में वही काम अधिक समय में किया तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। नीचे की वैल्यू ज्यादा तो ऊपर की कम, तो आपके हाथ में कम से कम चोट लगेगी। इसी चीज को आपने देखा होगा कि हम भी जब खुद क्रिकेट खेलते हैं, मान लो किसी ने बहुत तेज शॉट मारा और हम मान लो कि अचानक से बॉल हमारे पास आ जाए और हम केवल ऐसे हाथ करें, तो बॉल जब हमारे हाथ पे आके लगती है ना तो बहुत चोट लगती है। और आप लेदर की बॉल से खेलो तो कई बार तो उंगली फट भी जाती है ऐसे, लेकिन वही शॉट उतना ही तेज आ रहा हो, लेकिन हम पूरे के पूरे एक्टिव हो और उसी को हम ऐसे पकड़े तो हाथ फटता नहीं है। लेकिन जब बिल्कुल हम ऐसे हाथ अड़ाते हैं तभी ज्यादा चोट लगती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जब बॉलर जो बॉल फेंक रहा है उसकी तरफ बहुत तेज शॉट आया, वो अपने आप को बचाने के लिए जब भी हाथ आगे अड़ाएगा तभी उसके हाथ से खून निकलेगा। लेकिन जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैच ले रहा होगा तो चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे मान लो और कोई आपसे कह दे कि भाई यहां पे सेम हाइट से एक बच्चा जो है वो यहां पे गिर रहा है हार्ड सरफेस पे, फर्श पे, मार्बल पे, और उतनी हाइट से एक बच्चा गिर रहा है रुई के अंदर, कॉटन में, तो इससे चोट कम क्यों लगेगी? भाई बच्चा भागते हुआ, जब भागते आएगा तो बच्चा 50-60 किलो का तो होगा, यानी कि और वेलोसिटी भी होगी, यानी कि इसके पास मोमेंटम है। ये बच्चा भागते हुआ इसके पास भी मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पे बच्चा गिरते ही रुक गया, और यहाँ पे बच्चा जब रुई के अंदर गिरेगा तो थोड़ा सा अंदर दबाएगा रुई को, थोड़ा देर में जाकर रुकेगा। यानी दोनों केस में बच्चे रुक रहे हैं। ये वाला बच्चा भी जमीन पर टकरा के रुकेगा, ये भी रुई के अंदर रुक ही जाएगा। मोमेंटम में चेंज दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, यानी इसे चोट कम से कम लगेगी, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे और ये न्यूटन के नियम कल की क्लास में हम करेंगे खत्म, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।